चल रहा था प्रश्नावली 1.2। तो इसके पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वहाँ तक हमने 3 प्रश्नों तक डील किया था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इस चौथे प्रश्न से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि देखिए हमारा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM हमारा 306 और 657 बराबर ज्ञात कीजिए। काफ़ी बार ये रिपीटेड किया गया प्रश्न है, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे पेचीदा समझकर छोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो HCF है वो हमारा ये दिया है, मतलब कि हमारा HCF इसमें क्या है, 9 दिया है, ठीक है। और हमसे देखिए, ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। क्लियर है? देखिए, पहली संख्या हमारी क्या है, 306 है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, इसमें दूसरी संख्या हमारी जो है वो 657 है। और हमसे देखिए, ये हमारा LCM जो है वो ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा है, यानी कि LCM बराबर वाट, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। हमने कल फॉर्मूला इसका पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था, सारे बच्चे का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया था उसमें। देखिए हमारा LCM का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर याद नहीं है तो फिर से पीछे वाला थोड़ा सा याद कीजिए। जब LCM का फॉर्मूला हमें निकालना रहे तो क्या करना था, ऊपर में जोड़ा किसका रहना चाहिए, पहली संख्या, और गुने दूसरी संख्या, और बटे में हमारा क्या आएगा, LCM पूछ रहा है, नीचे क्या आएगा, HCF। क्लियर है? चलिए, तो अब काफ़ी इजी हो गया ये प्रश्न। देखिए पहली संख्या हमारा क्या है, 306, गुने दूसरी संख्या क्या है, 657, और बटे HCF हमारा क्या है, 9। काट देंगे इससे, तो देखिए 9 सते 63, और ये 2 7 9 27, यानी कि हमारा 306 गुणे 73। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। ये हमारा क्या हो जाएगा इस टॉपिक का आंसर, ठीक है। तो बस इसमें ये टॉपिक समझना था इस प्रश्न में। देखिए हमारा HCF जो था वो दिया था, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, पूछा क्या गया, LCM। हमने पीछे भी बताया था इस बात को कि हमेशा इस टॉपिक में 3 जो टॉपिक है वो हमेशा दिया रहेगा आपका, या तो HCF दिया रहे, LCM दिया रहे, पहली संख्या दिया रहे, दूसरी संख्या पूछ दे, या जैसे कि इसमें पहली संख्या दी है, HCF दिया है, दूसरी संख्या दी है, LCM पूछा गया, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, फॉर्मूला तो हमारा क्लियर था ही, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा पहला प्रश्न आज का, यानी कि इस टॉपिक का चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ये 5वां प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए हमसे कहा गया इस प्रश्न में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखिए इसके पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए अब देखिए हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य
संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना टॉपिक लिख लिया। अब हम इसको समझ लेते कि हमने ये क्या लिखा। देखिए हमसे क्या कहा गया, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है, धनात्मक प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। धनात्मक प्राकृत संख्या, देखिए धनात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव यानी कि प्लस। प्राकृत की संख्या मतलब क्या, मतलब वैसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ये सब। लेकिन इस टॉपिक में हमारा कह रहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो 1 को नहीं लेना है, जो 0 पर समाप्त होती है, मतलब क्या लेना है, 10। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा संख्या 0 पर समाप्त होगी, जो धनात्मक और प्राकृत होगी, 20 होगा। ठीक है, 30 होगा। मतलब हमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में बोला जा रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर 10 होगी समाप्त, 20 30 40 इस तरह से। देखिए उसके बाद कह रहा है वह 5 से विभाज्य होगा। इस 10 को जब हम गुणनखंड करेंगे 10 का, तो क्या लिखेंगे इसे, 2 गुने 5, यानी ये क्या हो जाएगी, 5 से क्या होगी, ये विभाज्य होगी, 5 से पूरी कट जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होना आवश्यक है। मतलब जब भी हम इस 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5, 5 जरूर आएगा। मान लीजिए हम 20 का करते हैं, देखिए इसमें भी 5 आएगा। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा ना। जब हम लोग देखिए 30 को लिखते हैं, देखिए 30 को भी लिखेंगे, तो 30 को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 और गुने 5, 2 3 6 5 30। ठीक है ना, मतलब जितना भी करें, मान लो आप 40 लेते हो, ठीक है, 40 लोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने, देखिए कर देख लेते 20 का। देखिए 2 से करेंगे 10, 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, 2 गुने 5, सॉरी 40 था हमारा, ये हमारा 20 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, 2 गुने 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, ये 2 है। क्लियर है, मतलब हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि मतलब जो 0 पर समाप्त होती है धनात्मक प्राकृत संख्या, जैसे कि 10 20 30 40, उसके गुणनखंड में हमेशा 5 क्या है, वो आएगा। लेकिन देखिए अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, देखिए हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि 6 पर पावर n, तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि अब जो है 6 पर पावर n बराबर 2 गुने 3 पर पावर n, यहाँ पे लिखेंगे ना, जब 6 का हम गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम 6 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 2 गुने 3 में टूटाइए, 2 गुने 3 पर पावर n लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर n और गुने 3 पर पावर n। ये जब बाहर आएगा तो 2 पर पावर n, 3 पर पावर n, इस तरह से होगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आ रहा है, देखिए समझिएगा अच्छे से, केवल 2 और क्या है, 3 है, केवल 2 और क्या है, 3 है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है, उसमें हमेशा 5 का गुणनखंड आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 2 और 3 का आ रहा है। तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि अंक गणित 2 और 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अंक गणित, समझिएगा, देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड जो है अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय है। उसके बाद हम लोग इसी में लिखेंगे थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा इसके नीचे और लिखना है, किसी और
रफ कॉपी में हम बता देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये गुणनखंड क्या है, अद्वितीय है। उसके बाद इसी में लिखेंगे, देखिएगा, इसीलिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, ठीक है। अतः इसके बाद हम लोग कहेंगे, अतः 6 पर पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, तो उसके गुणनखंड में हमेशा 5 आएगा, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 आएगा ना, हमेशा 5 आएगा। लेकिन जब हम लोग इसका करते गुणनखंड 6 पर पावर n का, तो इसमें हमारा सिर्फ 2 और 3 आ जाता है। तो इसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इस संख्या जो है 6 पर पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड करने पर 5 इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक भी देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, अल्टर टाइप का थोड़ा सा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और एक और संख्या दी गई है हमें, भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहली संख्या हमारा क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, इसके इधर अलग पद है, इसके अलग पद है, ठीक है। इसके इधर अलग पद, इसके इधर अलग पद है, ठीक है। 13 को हम लोग कॉमन निकालते हैं। जब हम लोग 13 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के इधर वाले टॉपिक में हमारा 7 गुने 11 और गुने 1 बचेगा। क्लियर है? और प्लस ये 13 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ जो है 13 एक क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य। जब हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पे पता चला कि ये गुणनखंड है। इस कोष्ठ का मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए, इसको एक तरह से और समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए आप 20 को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या हमने लिया क्या, 20। तो 20 जब लिए हम लोग, तो 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। तो ये गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, इसका 20 का गुणनखंड है 2 2 5 है ना। तो इस गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ये 2 भी इससे पूरी लगेगा, ये 2 भी इससे पूरी भाग लगेगा, और ये 5 भी इससे पूरी क्या लगेगा, भाग लगेगा। मतलब अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। क्लियर है? तो इसी से हमें इसका पता चला कि जब 13 इसका गुणनखंड है तो इस दी गई संख्या जो है क्या होगी, वो पूरे क्या होगी, 13 से भाज्य होगी। इसी तरह दूसरी संख्या में हमें लिखेंगे, दूसरी संख्या भी उसी तरह से लिखेंगे। देखिए दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, ये थी हमारी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। यहाँ भी देखिए 5 5 कॉमन दिख रहा है,
5 को हम लोग बाहर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1 हो जाएगा ना। 5 तो हमने बाहर निकाल लिया तो 5 यहाँ से हट गया, और ये 5 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है। यहाँ भी वही बात हम लोग लिख देंगे कि क्योंकि यहाँ 5 1 क्या है, 5 इसका गुणनखंड हो गया। 5 जो जिसको हम बाहर कॉमन किए वो इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब क्या, देखिए इस कोष्ठ का मतलब ही तो गुना ही होता है, तो मतलब ये इसी का गुणनखंड है ना कॉमन लेने के बाद। तो 5 एक गुणनखंड है, तो जब 5 एक गुणनखंड है तो इसका क्या होगा, ये दोनों संख्या आपस में क्या होगी, भाज्य होगी। जैसे मान लो आप 10 को लेते हैं, 10 का हम गुणनखंड करते हैं तो 5 और 5 से 1, यानी 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने 1। ठीक है, मतलब ये 2 और 5 ये सब क्या है, ये संख्या इससे क्या है, भाज्य है। तो इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब गुणनखंड जो होता है वो भी इस पूरी संख्या का क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए दी गई संख्या जो है वो क्या है, 5 से भाज्य है। क्लियर है। चलिए सारे बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है इन दोनों प्रश्नों में, 5वें और 6ठे प्रश्न में थोड़ा सा अल्टर टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जब तक बच्चे ना समझे इसको पीछे करके वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक के लास्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न एक और आ रहा है जिसको कि बच्चे थोड़ा सा लंबा समझकर छोड़ देते हैं, कई बार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी। देखिए आपके बुक्स के 7 नंबर में दिया होगा, 1.2 के 7 नंबर में प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, इस प्रकार का वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी मिले पुनः प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, ऐसा प्रश्न कोई भी मिले अगर प्रारंभिक वाला, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें दोनों संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, यहाँ लिखना है कि यह ज्ञात करने के लिए कि पुनः दोनों जो है कितने मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। हमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है। क्लियर है, यानी लघुत्तम समाप्त वर्त निकाल लेना है। जैसे ही मैं देखिए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। ठीक है, तो देखिए जब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का कोई भी विधि से निकालिए। यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि गुणनखंड विधि से, या फिर अभी हम लोग जब चैप्टर में गुणनखंड पढ़ ही रहे तो गुणनखंड से भी निकाल लेते हैं। मान लो आप इस विधि से भी निकालोगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, तो 9 यहाँ हो गए, यहाँ 6 हो गए, 3 से लगाओगे 3, यहाँ 2 हो गए, हमारा क्या आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। या फिर अगर आप हमें इस विधि से भी निकाल सकते हैं, इसको देखिए 18 और ये क्या 12, तो 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, देखिए 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम हमारा होगा
जो हमारा जोड़ा मिलेगा उसमें एक उठाना है। 2 में से तो कितना हो गया, ये हमारा 1 लिखेंगे, फिर ये जोड़े वाले को 1 लिखेंगे 3, और फिर ये जो बच गया 3 गुने 2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36 मिनट। क्लियर है। तो अब हम लोग लास्ट में इसमें लिख देंगे, देखिए लास्ट में लिख देंगे कि अतः सोनिया और रवि जो है, अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए इस दोनों टॉपिक में हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा। इसके पहले हमारा एक प्रश्न आया था अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, जैसे कि एक आया था स्तंभों वाला प्रश्न, ठीक है, कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जैसे ही अधिकतम के बारे में बोले हम लोग वहाँ पे क्या निकाल लेंगे, संख्याओं का HCF। ठीक है, और जब बोले कि प्रारंभिक बिंदु, इस टाइप का क्वेश्चन आए, पुनः मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप का है, तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेना है, हमें संख्याओं का LCM। क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही बेटर रहा होगा। तो आशा करिए आपको जल्द से जल्द हम प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन दे सकें। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और सारे बच्चे हमें ड्रीम क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आगे की वीडियो के लिए वेट करिए और सारे बच्चे जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।